report which we have released, which is basically focusing on implementation of the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocity Act, which got amended in 2015 and 2016. तो ये जो पूरा कानून है अत्याचार निवारण का, जो पूरा उस पर हमने एक कार्यक्रम किया था परसों, और उसका मुद्दा यही था कि हाउ टू make realize that this law is so important for the rights of people from the scheduled caste and scheduled tribe communities in India. तो ये इसको ध्यान में रखें कि is this law really effective, is it really properly implemented, और also इसमें जो पूरे प्रावधान है about monitoring and implementing mechanisms जो हैं, या फिर जो exclusive designated courts हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, और साथ में पुलिस का क्या रवैया है, ऑल्सो द रोल ऑफ द पुलिस. तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के ये एक रिपोर्ट बना है जो 15 राज्यों को कवर कर पाए हैं. तो एलिस ने इसमें काफ़ी मेहनत की है, उन्होंने पूरा कोऑर्डिनेशन किया है इस रिपोर्ट के लिए, और इस रिपोर्ट में हमने बहुत सारी चीज़ें बाहर लाई. उसमें एक है कि जो एक बात बाहर आई कि क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज़ हैज़ इंक्रीज्ड, कितने परसेंटेज पर है, 177.6% बिटवीन 1991 एंड 2021. तो ये 20 साल का जो पूरा है उस दौरान इतने बड़े पैमाने पे रेट बढ़े हैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के अगेंस्ट जो क्राइम्स हुए हैं, और एससी कम्युनिटीज़ में हैज़ इंक्रीज बाय 111.2%. तो ऑलमोस्ट आगे पीछे ही है, थोड़ा शेड्यूल ट्राइब्स में कम है, बिकॉज वन ऑफ द रियलाइजेशन ऑल्सो इज कि आदिवासी समुदाय में ये जो कानून है SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, उसकी जानकारी भी बहुत कम है. और दूसरा एक मुद्दा आया था कि बहुत देयर हैज़ बीन अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ क्राइम क्लासिफाइड एज इंटिमिडेशन, मर्डर एंड अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप्स एंड अटेम्प्ट टू रेप्स बिटवीन 2017 एंड 2021. और जो बल्क ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट SC/ST कम्युनिटीज़ वो सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, वो है यूपी, उत्तर प्रदेश. सेकेंड इज़ मध्य प्रदेश, थर्ड इज़ राजस्थान एंड द फोर्थ इज़ बिहार. ये 4 स्टेट्स में, जिसमें 36% पॉपुलेशन है दलित समुदाय की. दूसरा है कि जो हमने एक और चीज़ देखा कि इन्वेस्टिगेशन में जो समय होना चाहिए 2 महीने के भीतर इन्वेस्टिगेशन होके चार्जशीट फाइल होनी चाहिए, तो इट हैज़ बीन टेकिंग मंथ्स एंड ईयर्स. तो मतलब जो पुलिस का जो पूरा रवैया है, विच इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क, दैट इज़ समथिंग टू थिंक अबाउट. कि हमारा खुद का एनालिसिस कहता है कि चार्जशीट्स जो 60 दिन में होनी चाहिए, तो उसमें जो जितने भी केसेस का हमें आंकड़ा मिला है उसमें 46.68% केसेस 2016 से 2020 में, उसी में 60 दिन के भीतर इन्वेस्टिगेशन पूरा हुआ और चार्जशीट फाइल हुई, बाकी केसों में नहीं हुआ है. तो ये एक बहुत बड़ा गैप है. और दूसरा है कि ये पूरा वायलेशन ऑफ द SC/ST PO एक्ट का है. दूसरा है कि 76% of crimes against SC/ST communities registered under this act result in final reports of false or mistake of law or civil dispute. यानी वो कहते हैं कि ये केस ही गलत है, ये घटना जिस तरह से एक माहौल क्रिएट हुआ. आपको पता होगा कि 2015-16 में जब एक नया अमेंडमेंट आया जिसमें हम सब शामिल हुए थे, हमने एक कोalition बनाया, नेशनल कोalition फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PO एक्ट, और उसके आधार पर हमने ये पूरा आंदोलन किया था भारत में. और उसके बाद ये कानून में बदलाव आया, 2015 में कानून में बदलाव आया, 2016 में उसके रूल्स आए गए. तो उसके आधार पे हमें लगता है कि अभी भी जानकारी का बहुत बड़ा अभाव है. क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, इस रिपोर्ट से भी पूरा एक रिपोर्ट में हमने रखा है एक ऊना केस जिसका 2016 में घटना हुई थी 11 जुलाई को. और जब हमने वो FIR पढ़ी थी तो उस FIR में जो धाराएं लगाई थी वो 1989 की लगाई थी. Until we don't intervene, वो नई धाराएं नहीं लगाई गई. उसमें एक महिला जो थी उसके साथ भी मॉलेस्टेशन हुआ था, तो उसकी धारा भी नहीं लगाई गई थी. तो ये सारे जो नई धाराएं जो 2015 की थी, अगर एक्टिविस्ट उसमें इंटरवीन नहीं करते तो वो नहीं हो सकता. मैंने खुद एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सबमिट किया था नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को. तो आई थिंक दिस इज समथिंग वी नीड टू लुक इनटू इट. देयर आर केसेस अक्रॉस द कंट्री जहां पर एक गलत लोगों ने भूमिका बनाई है, छाप बनाई है कि ये कानून जो है, ये कायदा है, जो इसका गलत इस्तेमाल लोग करते हैं. बट आप देखिए कि जागरूकता का अभाव है. जब तक हमारी कम्युनिटी को जानकारी नहीं होती कि जब ये होता है उसके बाद जानकारी होती है कि ऐसा कोई कानून है. टू टेल यू वेरी फ्रैंकली,
पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट दिस लॉ। अभी तो मतलब 1989 का नहीं पता तो 15-16 तो बहुत दूर है। दूसरा है कि ये जो पूरा हमने आंकड़े लाए हैं वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को इस्तेमाल करके हमने आंकड़े लेकर आए हैं। और कन्विक्शन रेट एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि 45 से 30% पॉइंट्स जो है कि उसमें लोग कहते हैं कि कन्विक्शन हुआ है हमारे देश में। तो एक बहुत बड़ा, क्योंकि आप दूसरी तरह देखें कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स करवा रही है सरकार का भी उसमें रोल है, क्योंकि पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व होते हैं, पुलिस भी इन्वॉल्व होती है, एंड देन फॉल्स केसेस होते हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद। तो उसके बाद जो रह जाता है वो कन्विक्शन, तो इसीलिए हम देख सकते हैं कन्विक्शन रेट बहुत कम है। और just 1 in 3 crimes committed against the SC/ST community results in a conviction, यानी 3 में से 1 केस में कन्विक्शन हो रहा है हमारे देश में इस कानून के तहत। और मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा एक चिंता का सवाल है कि जहाँ पर पेंडिंग रेशियो जो है वो 4-4 साल से केस पेंडिंग है कोर्ट में। और हमारे पास एक केस है जो 1996 का है, 21 साल से वो केस चल रहा है पांडखान का, एक औरत के ऊपर सामूहिक बलात्कार हुआ था, अभी तक उसको न्याय नहीं मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या सिचुएशन। अभी जहानाबाद लक्ष्मणपुर वादे बिहार का 1996 का केस है, सुप्रीम कोर्ट में अब वो केस है क्योंकि एक्विटल हो गया था लोअर कोर्ट में, सेशंस कोर्ट में, हाई कोर्ट ने भी वही दिया था, तो अभी अपील में गए सुप्रीम कोर्ट में, अब उसकी हियरिंग होने वाली है। पर जो लोगों ने जिन्होंने फरियाद की है, जो कंप्लेनेंट्स हैं, उन तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो आई थिंक एक बहुत बड़ा सवाल होगा कि कैसे लोगों की आशा आप जगाओ कि इतने पुराने केसेस में आप अपील में जा रहे हो, लेकिन जो लोग हैं वो कब तक अपनी आशा जीवित रखे कि कुछ हमें न्याय मिल सकता है। तो न्याय की परिभाषा भी समझना पड़ेगा कि जस्टिस डिनाइड इज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आई थिंक वो एक पूरा मुद्दा है। और दूसरा है कि एट्रोसिटी एक्ट के जो भी जजमेंट आए हैं लोअर कोर्ट को, उसमें से सिर्फ 6.69% ऑफ केसेस में हाई कोर्ट में, हायर कोर्ट्स में अपील हुआ है, खाली 6.69%। बाकी केसों का क्या हुआ वो एक समझने की बात है। और दूसरा है कि एक कंपनसेशन का एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि कंपनसेशन जो हमारी इस जो लोगों के साथ ये घटनाएं होती हैं उसमें ये बात निकली हमारे उसमें कि 7 दिन के भीतर जो कंपनसेशन फर्स्ट ट्रांच जो मिला जाता है 25%, अब जब रजिस्ट्रेशन होता है FIR उसके बाद इमीडिएटली 25% मिलना चाहिए 1 वीक के भीतर। तो उसमें खाली 10% केसेस में ही हुआ है, बाकी में नहीं हुआ। और 15,935 विक्टिम हैं मध्य प्रदेश में जिनको टाइम पे मिला ही नहीं है कंपनसेशन। और उत्तर प्रदेश में 47,851 में से केवल 7 लोगों को, यानी 14% को कंपनसेशन 1 वीक में मिला है। मतलब क्योंकि इस रिपोर्ट में एक चीज निकली है जो डेटा कह रहा है NCRB का कि सबसे ज्यादा कन्विक्शन कौन से स्टेट में है, यूपी 60%। कैन यू बिलीव दैट? तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क हमने भी किया है कि हम इसको कितना सच मानेंगे। और एक और चीज है कि हाई पावर विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमेटी की बात रखी है इस कानून के तहत, जो चीफ मिनिस्टर जिसकी अध्यक्षता करते हैं, जो साल में 2 बार मिलनी चाहिए। तो बिटवीन 2016 से 2020 में ऑल स्टेट विद द एक्सेप्शन गुजरात है फेल टू डू दिस, खाली गुजरात में ही हुआ है, बाकी कोई स्टेट में ये कमेटी कार्यान्वित ही नहीं है। और ये पूरे सारे मसले हैं और हमने कुछ रिकमेंडेशन रखे। अब यूपी जैसे जहां आप कह रहे कन्विक्शन रेट 60% है, उन्होंने अभी तक घोषित नहीं किया कि हमारे राज्य में 75 डिस्ट्रिक्ट है ना, कितने डिस्ट्रिक्ट एट्रोसिटी प्रोन एरियाज है, अभी तक नहीं हुआ। हाथरस जैसी घटना बनती है लेकिन वहाँ पे भी नहीं, उस डिस्ट्रिक्ट में भी कोई एट्रोसिटी प्रोन। वेस्टर्न यूपी जो है वो सबसे ज्यादा जहाँ पे हिंसा का प्रमाण है, जातिगत हिंसा का। तो ये एक पूरा मुद्दा है जिसको समझने। तो हमने कुछ रिकमेंडेशन इस रिपोर्ट के तहत रखे हैं कि एट्रोसिटी प्रोन एरियाज डिक्लेयर होने चाहिए, उसके लिए स्टैंडर्डाइज्ड मेथोडोलॉजीज मस्ट बी डेवलप्ड फॉर स्टेट टू आइडेंटिफाई दिस एरिया। स्टेट के पास एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो आइडेंटिफाई करे कि क्यों हमने इस जिले को या इस एरिया को एट्रोसिटी प्रोन एरिया कहा। तो ये पूरा सवाल है। रेगुलर मॉनिटरिंग होना चाहिए, चार्जशीट फाइल हुई नहीं हुई, क्यों नहीं हुई। सेंसिटाइजेशन ऑफ द पुलिसमैन अबाउट कास्ट एंड जेंडर वो नहीं है, तो वो होना चाहिए। और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की संख्या बढ़नी चाहिए,
एक राजस्थान के एक पुलिस ऑफिसर है, 40 केस लेकर बैठे हैं इन्वेस्टिगेशन के, एट्रोसिटी के, भरतपुर का और डिस्ट्रिक्ट का। उनके पास और भी केसेस हैं, क्योंकि एक्सक्लूसिवली उनको ये प्रोविजन नहीं दिया। इस एक्ट के तहत डीवाईएसपी को ये जिम्मेदारी दी है टू इन्वेस्टिगेट, बट वो नहीं कर पाते, एक तो बर्डन ऑफ केसेस। तो आईओ का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और स्पेशल और एक्सक्लूसिव कोर्ट्स की बात होती है, लेकिन उसके अंदर और केसेस का भी ट्रायल होता है सेशंस कोर्ट में ही। एक बहुत सारी चीजें हैं। आई थिंक आई विल आस्क एलिस टू आल्सो पुट इट। मैं 2-3 मुद्दे जो है जो फोकस में बात करना चाहते हैं कि एक तो है कि पुलिस का जो रोल है, ये जो जब केसेस पीओए एक्ट के अंदर जो केसेस आते हैं, लोकल अथॉरिटीज़ जो है बहुत इन्फ्लुएंस होता है, डोमिनेंट कास्ट है या पॉलिटिशियंस के का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। तो ये पुलिस ऑटोनॉमी जो है वो हमारे देश में बहुत कम है। आई थिंक ये पुलिस का ऑटोनॉमी कैसा बिल्ड कर सकते हैं, इसके ऊपर काफ़ी सालों से विचार कर रहे हैं हम लोग, पुलिस रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, बट अभी तक वो नहीं हो रहा है। तो आई थिंक गवर्नमेंट को ये इसके ऊपर थोड़ा आगे कुछ प्रक्रिया करना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ ऑफकोर्स उसको एक्ट्स और जो एट्रोसिटी, दलित के ओरिएंटेशन, ये सब होना इसके साथ होना चाहिए। बट ऑटोनॉमी ऑफ द पुलिस में बहुत एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। और ये कॉम्पनसेशन की बात है, जो अभी कुछ गवर्नमेंट्स ऐसा ऑर्डर्स पास कर रहे हैं जो कॉम्पनसेशन जो दिया है वो वापस ले रहे हैं। तो इसके मीन्स जो एक्ट के अंदर जितना रिलीफ कॉम्पनसेशन देना है विक्टिम्स या सर्वाइवर्स को, वो भी उसको डिनाई कर रहे हैं। तो इसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा काम अभी स्टार्ट किया है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट जो एक्ट के अंदर लिखा है वो प्रोविजंस को हम फॉलो करें। पर एक्सक्लूसिव और गुजरात में हम लोग आरटीआई किया था, जो एक्सक्लूसिव और जो स्पेशल कोर्ट्स की जो बात है, कोई कोर्ट ऐसा नहीं है जो एक्सक्लूसिवली पीओए एक्ट को ले रहे हैं। तो इसके बिकॉज ऑफ दैट बहुत डिलेस होता है। एंड आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पीओए एक्ट के साथ पॉक्सो का, डोमेस्टिक वायलेंस का, वो सब केसेस वो एड्रेस कर रहे हैं। आनंद डिस्ट्रिक्ट का डेटा फुल हमको आए हैं, उसमें से वो बहुत स्पष्ट है कि एक में से 3 में से 1 केस ही पीओए एक्ट का होता है। तो इस तरीके से इन अ वे एक्ट का जो प्रोविजंस को ठीक तरीके से फॉलो नहीं कर रहे, तो इसमें काफ़ी डिलेस इसकी वजह से होता है। और आई थिंक ये कुछ हम जब रिकमेंडेशंस काफ़ी लिस्ट हमने दिया है, बट उसमें से कुछ मुद्दे के ऊपर हम लोग, हमारा विचार है कि एक प्रायोरिटी बेसिस में हम काम करें और कुछ स्ट्रैटेजीज बनाए हम नेटवर्क की तरफ से, जो हम उस ये इम्पॉर्टेंट मुद्दे को हम एड्रेस कर सकते हैं। आई थिंक इतना बोल के मैं वी कैन टेक क्वेश्चंस। एंड आज आई ऑल्सो एक और पॉइंट में ऐड करना चाहते हैं, ये जो डेटा हम यूज़ किया है, आई थिंक इसको जो कलेक्ट करने के लिए जो प्रक्रिया हमने किया था, आरटीआई यूज़ किया था। इनफैक्ट हमको काफ़ी स्टेट्स में से आरटीआई का रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। 12 आरटीआई किया था अलग अलग मुद्दे के ऊपर, पर काफ़ी स्टेट में ऐसा रिस्पॉन्स भी नहीं मिला हमको। तो इसलिए हमको जो स्टेट से मिला है उस लिमिटेड जो डेटा है उसको यूज़ किया है। उसके साथ साथ ऑफकोर्स हम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो ऑथेंटिक डेटा है, जो गवर्नमेंट का डेटा है, एनसीआरबी डेटा है, और पुलिस का जो सर्वेस होता है, ये सब डेटा यूज़ करके हमने रिपोर्ट बनाया। तो जितने भी डेटा हम यूज़ किया है, एक गवर्नमेंट के जो मैकेनिज्म, जो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स और गवर्नमेंट के डेटा है वो हम यूज़ किया है। उसके साथ हम कुछ केस स्टडीज़, जैसा ऊना का केस है और कुछ तमिलनाडु का केस है, वो हम जोड़ दिया है।